नमस्कार डॉक्टर्स। तो मैं एक नया वीडियो लेकर के सामने आ चुका हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकित गुप्ता। मैं फिर से ये वाला जो रिकॉर्डिंग था मैं चाहता था कि लाइव करूं, ताकि सारे के सारे बिना किसी कटिंग के या फिर बिना किसी डिप्लोमेटिक एडिट के तुम्हारे सामने रॉ बात पहुंचे और तुम्हारा और जो डिसीजन है नीट पीजी के रिजल्ट के बाद का डिसीजन वो बेटर हो सके। ठीक है, मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकित गुप्ता। डॉक्टर अंकित गुप्ता DNB PGT हैं। CMRI नाम के एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर कोलकाता में, काफ़ी ज़्यादा रिनाउंस्ड और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ से ये DNB PGT कर रहे हैं। उनके व्यू पॉइंट्स को जानते हैं और समझते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हमें DNB लेना चाहिए कि MS लेना चाहिए, हमें ऑर्थो लेना चाहिए, किसी और ब्रांच पे ऑप्ट करना चाहिए, या फिर मतलब फीमेल्स के लिए मतलब ये ब्रांच कैसा होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस पे हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो डॉक्टर अंकित से ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर अंकित वाई ऑर्थो? ऑर्थोपेडिक्स इज अ वेरी नाइस ब्रांच एक्चुअली भैया। अच्छा। तो मैंने ऑर्थोपेडिक्स ली थी बिकॉज आई वांटेड अ सर्जिकल ब्रांच एंड बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ। सो आई कांट अफोर्ड कि मैं एक जनरल सर्जरी ब्रांच हो या कोई और सर्जिकल ब्रांच लूँ एंड टू स्टडी फॉर 3 years अगेन, देन नीट एसएस दे के, देन सुपर स्पेशलिटी, देन जाके मैं फेलोशिप करूँ, देन एक 40s में जाके मेरी एक एस्टेब्लिश प्रैक्टिस हो बेसिकली। सो ऑर्थोपेडिक्स इज एक आपकी अपने आप में एक एंड ब्रांच, एक सब स्पेशलिटी है। सो प्लस आई लाइक कि हाँ ऑर्थोपेडिक्स काइंड ऑफ फैसिनेटिंग थी, तो इसीलिए मैंने ऑर्थोपेडिक्स चूज की। ये डॉक्टर अंकित आपने ये बहुत सही बात बोली कि फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर और साथ ही साथ में मतलब मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड। और मैं ये भी बात बोलना चाहूँगा कि रिजर्वेशन नहीं है। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो आपके पास एक, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप अगली बार नीट पीजी देंगे तो शायद आप कहीं बेटर जगह पे प्लेस्ड हो जाएंगे। लेकिन ये 3 क्राइटेरिया अगर आपके मैच कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। ठीक है, और मैंने देखा भी है कि YouTube पे जितने भी कंटेंट्स लोगों ने बना रखा हुआ है, लोग बस रोजी बातें करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं किसी भी ब्रांच को अननेसेसरी। ठीक है, और जो ये वाले जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 क्राइटेरिया है ना, वो लोगों उन्हें लगता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। खास करके जैसे आपने बताया कि जनरल सर्जरी आपने नहीं लिया क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर थे। ओके, तो ये बताओ डॉक्टर अंकित, आपकी ऑर्थो में क्या सैचुरेशन नहीं मिल रहा है अभी? ऑर्थो में ऑब्वियसली सैचुरेशन है। इनफैक्ट जो बोल रहे हैं सैचुरेशन नहीं है, सो वो गलत है। इनफैक्ट अभी की जो करंट सिनेरियो है, हर ब्रांच में सैचुरेशन है। इवन आप पीडियाट्रिक्स चले जाओ, ऑर्थोपेडिक्स चले जाओ, इवन अभी नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल, लाइक पैराक्लिनिकल, कुछ बोलना नहीं है, हर एक चीज में सैचुरेशन, बिकॉज सीट्स आर इंक्रीजिंग बाय ह्यूज नंबर्स एंड एक स्पेशलिस्ट की एक फौज खड़ी हो रही है बेसिकली, एंड एवरीवनस वांट्स स्पेशलाइजेशन। सो सैचुरेशन इज देयर एंड सैचुरेशन बढ़ेगा, बट द थिंग इज कि पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली। तो अब सैचुरेशन है बोल के आप कोई ब्रांच नहीं ले रहे हो, दैट्स अ वेरी बोगस थिंग। कि आपको जो पैशन है, आपका जो पैशन है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको फील हो रहा है कि हाँ मुझे ये ब्रांच चाहिए, तो आप आंख बंद करके लो। अगर आपकी रैंक परमिट कर रही है तो आप सैचुरेशन के बेसिस पे जाओगे तो MBBS ही लेना नहीं चाहिए करंट सिनेरियो में। तो ये बात सही है। जैसे ये भी तो है ना डॉक्टर अंकित की, जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो एक सर्जन जैसे पहले 10 सर्जरियां करता था, तो शायद वो अपने नंबर को बढ़ा सकता है, टाइम को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, और जो ओल्डर पॉपुलेशन थी, जो पहले के जमाने में, जैसे अगर आप 10 साल या फिर 15 साल पहले के बारे में बात करेंगे तो TKR कोई नहीं कराता था, टोटल नी रिप्लेसमेंट वगैरह। मगर अभी देखता हूँ कि मतलब हर कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति जो 60 के प्लस जा रहा है वो कंसिडर तो करता ही है कि वो TKR कराए। और मैंने देखा भी है कि आपका इंस्टीट्यूट तो बहुत ही ज्यादा इसमें आगे है, नंबर 1 पे है, जो अच्छा हैंड्स ऑन भी देता है, और डिफिकल्ट जो रिजेक्टेड केसेस भी आते हैं वो भी मतलब आकर के CMRI भी मतलब बहुत अच्छे से उनका ऑपरेशन हो पाता है। जी। तो ये मुझे बताइए कि वर्क लाइफ बैलेंस हो पाता है क्या? वर्क लाइफ बैलेंस इज कि सिंस मैं DNB लिया हूँ, सो देर इज ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस। अगर मैं किसी गवर्नमेंट काउंटर पार्ट से मैं अपने आप को कंपेयर करूँ, वन हु हैज टेकन MS ऑर्थो या डिप्लोमा जो कर रहा है किसी रिनाउंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, सो ऑब्वियसली मेरे प्लस पॉइंट्स है कि आई एम गेटिंग अ वीकली लीव, प्लस मेरे ड्यूटी आवर्स फिक्स है कि हाँ मुझे इतने ही ड्यूटी आवर्स करने हैं, बिकॉज DNB एज अ होल आपको परमिट करता है कि आपको वीक में 48 आवर्स ड्यूटी करनी है एंड 1 वीकली लीव, प्लस आपकी जो हॉलीडेज है उसमें लीव रह रही है। हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट इधर उधर माइनर ट्वीक्स करते हैं, मैक्सिमम समझ लो 70 आवर्स तक जा रहा है कहीं पे।
बट आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, आप एक नॉन टॉक्सिक लाइफ जी रहे हो, बिकॉज आप इंस्टीट्यूट के बाहर हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यू कैन लिव अ पीसफुल लाइफ। डॉक्टर अंकित, आपने बहुत एक सेंसिटिव वर्ड को छेड़ दिया है, दैट इज वर्ड कॉल्ड टॉक्सिसिटी। हर आजकल मतलब कोई भी मतलब जो नीट पीजी में रैंक करता है ना, वो पीजी इंस्टीट्यूट लेने से पहले उसका सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है टॉक्सिसिटी। तो मुझे बताओ कि टॉक्सिसिटी, मैं इस क्वेश्चन को मैं रिफ्रेम करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ भी है आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला, तो आप ये मुझे बताओ कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है, तो वो उसको कितनी टॉक्सिसिटी झेलनी पड़ेगी अगर वो ऑर्थो लेने जाए? सो ऑर्थो लेने जाए, द थिंग इज कि आप कोई भी ब्रांच ले लो, चाहे ऑर्थोपेडिक्स लो या अदर ब्रांच लो, सो देयर आर सम ऑर्थोडॉक्स पीपल जो दे आर एट द हेल्म, so those who are the reason who enables toxicity in their department. अच्छा, या जिनके रहने नहीं रहने से टॉक्सिसिटी में मेजर डिफरेंस पड़ता है। देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स जिसको आप देखोगे कि दे आर वेरी बिग इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लूंगा, बट अंदर दे एनेबल टॉक्सिसिटी। वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में बोलते थे कि नहीं द थिंग इज टू टॉक्सिक। डॉक्टर अंकित, आप ट्विटर पे बहुत अच्छा खासा पोस्ट करते हो, आप नाम ले सकते हो, ठीक है, आपके इतने सारे ट्वीट्स वायरल हो रखे हुए हैं, ठीक है, आप नाम नहीं भी लेंगे तो भी मतलब ट्विटर्स को या फिर जो हमारा जो क्राउड है उनको मालूम होगा कि किस इंस्टीट्यूट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। सो अब रिगार्डिंग आपकी जो बात हो रही है कि फीमेल्स अगर ऑर्थोपेडिक्स ले सकती हैं कि नहीं, सो ऑब्वियसली फीमेल्स ले सकती हैं। अभी जो नई एडवांस टेक्नोलॉजीज आई हैं एंड अभी जो एडवांसमेंट्स हो रही है ऑर्थोपेडिक्स में, सो ये नहीं है कि ऑर्थोपेडिक्स किसी हेल्दी इंसान को या सिर्फ मेल को ही लेना है, बिकॉज बहुत ज्यादा शरीर का जोर लगता है। जो पहले बोला था कि ऑर्थोपेडिशियंस का दिमाग घुटने में, दैट्स अ लाइक ओल्ड कंसेप्ट। अभी फीमेल्स ले सकते, इफ दे हैड द ड्यू पैशन फॉर ऑर्थोपेडिक्स दे कैन टेक ऑर्थोपेडिक्स, एंड देयर आर मेनी फीमेल ऑर्थोपेडिशियंस हु आर वेरी सक्सेसफुल। एंड अभी जो आप देखोगे करंट ट्रेंड एज द इयर्स आर इंक्रीजिंग, तो फीमेल ऑर्थोपेडिशियंस आर मतलब जो फीमेल्स ले रही हैं पीजीज, हु आर देयर फीमेल पीजीज इन ऑर्थो, देयर नंबर्स आर ग्रोइंग एंड दे आर डूइंग वेल। सच में दे आर डूइंग वेल, इवन मेल काउंटर पार्ट से भी दे आर डूइंग वेल, बिकॉज मेल फीमेल वाली बात नहीं रही, बिकॉज आपकी मिनिमल आपकी स्कार सर्जरीज हैं, देन आपकी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, तो उस कारण से इक्विपमेंट जो एडवांस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं फीमेल्स कैन टेक। आप मेरे जैसे देख लो, लोग बोलते थे मुझे कि मैं इतना दुबला पतला हूं, मैं ऑर्थो कैसे करूंगा, बट स्टिल आई एम डूइंग ऑर्थोपेडिक्स एंड यू आर डूइंग वेल। आई एम डूइंग सो अच्छा, और देखिए मेरा भी मानना अंकित ये है ना कि देयर इज टॉक्सिसिटी के बारे में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉक्सिसिटीज। एक होती है हार्ड टॉक्सिसिटी, जो आपको सामने से मतलब बोल दे कोई आगे कि अरे भाई तू ये मेरा काम नहीं करेगा, तेरे को फेल करा दूंगा, ठीक है, ये हो गई हार्ड टॉक्सिसिटी, तेरा थीसिस पे मैं साइन नहीं करूंगा या फिर कुछ तो होगा, ठीक है। और एक होती है सॉफ्ट टॉक्सिसिटी, वो सबसे डेंजरस होती है। सॉफ्ट टॉक्सिसिटी मतलब वो आपको सटल तरीके से आपके को-पीजीटीज को भी काम आपसे करवाने लग जाए, आपको ऐसे काम में अटका दे जिससे आपको आपका वर्क लाइफ बैलेंस पूरा ही बर्बाद हो जाए। तो ये सॉफ्ट टॉक्सिसिटी तो कैसी होगी यहाँ पे? ऑर्थो में ज्यादा मिलती होगी क्या? जैसे कि मैं तो नॉन क्लिनिकल ब्रांच से हूँ, तो मुझे, और मैं मेल हूँ, ठीक है, तो मुझे भी लग जाती है कि यार इसमें भी टॉक्सिसिटी है, तो फिर ऑर्थो तो मतलब मैं उसके बारे में सोच ही सकता हूँ कि यार ये बहुत टॉक्सिक होना चाहिए। देखिए, मैं अपना पर्सनल टेक बोल रहा हूँ, मैं तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कर रहा हूँ डीएनबी, सो माय हॉस्पिटल इज, मैं उतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट देखा नहीं हूँ जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है टॉक्सिक, एंड बिलीव मी बहुत टॉक्सिक है जितना मैंने सुना है इन सम हॉस्पिटल्स लाइक आपका एसएमएस जयपुर है या केईएम मुंबई ग्रैंड हॉस्पिटल्स, सो या बीजेएमसी आप अहमदाबाद ले लो, दैट प्लेस इज नोटोरियस आपकी टॉक्सिसिटीज के लिए। सो मेरे इंस्टीट्यूट में आप सॉफ्ट टॉक्सिसिटी बोलो तो मतलब द थिंग इज कि जो मुझे लगता है, जो मैं फील किया हूँ पर्सनली, जो मैं सिंस कॉर्पोरेट से कर रहा हूँ, तो देयर इज अ लाइन कि हाँ पीपल डिपेंड्स ऑन द मैंने पीजीज कि वो पेशेंट एसेस कर रहा है, पेशेंट देख रहा है, पेशेंट एडमिट कर रहा है, एंड उसके असेसमेंट के ऊपर ही कंसल्टेंट है रिलाइंग कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आप बोल रहे हो कि किसी पीजी के ऊपर ज्यादा काम दे रहा है, किसी के ऊपर कम काम दे रहा है, तो दिस थिंग इज, बिलीव मी, आपको लगेगा कि सब काम मेरे से करा रहे हैं, लेकिन ये डाउन द लाइन जाके जब आपको ओटी मिलना शुरू होगा, सो यू विल बी द वन हु इज मोस्ट ट्रस्टेड, जो ज्यादा काम कर रहा है या जिसके ऊपर लोग रिलाई करके काम छोड़, दैट मीन्स आप ज्यादा ट्रस्टेड हो, आपके ऊपर काम छोड़ा जा रहा है। तो जब आपको ओटी मिलेगा, आपका मेन एम तो है कि ओटी सीखना, पेशेंट मैनेजमेंट सीखना, सो आप जब ओटी कर रहे हो तो सर्जन या कंसल्टेंट जो है या सीनियर्स आपके ऊपर छोड़ेंगे नहीं, तू आके ये केस कर ले, तुझे मैं सिखा रहा हूँ, या एक वो रेपुटेशन तैयार हो जाती है काइंड ऑफ।
लेकिन मतलब बात यही होगी कि टॉक्सिसिटी एक बहुत सब्जेक्टिव सा टर्म है। दैट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म एक्चुअली। आप कैसी टॉक्सिसिटी बोल रहे हो? जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट में मैं सुना हूँ कि आपकी ये होता है कि आपके हाथ वगैरह की क्या कहते हैं फैलेंस तोड़ देते हैं और वेलकम, दैट इज टॉक्सिसिटी। आपकी थीसिस साइन नहीं कर रहे हैं, वो सब लाइक इंस्टीट्यूशनल टॉक्सिसिटी, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। सो वैसी टॉक्सिसिटी इज ऑब्वियसली बैड है ना। अगर आप इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हो अपना, तो आपको ये सब देख के चूज करना है। बिकॉज आपको कोई आके माँ बहन की गाली दे रहा है, आके थप्पड़ मार दे रहा है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। हाँ, आपसे काम करा ले रहे हैं ज्यादा, सो ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड है, आप कर रहे हो, बिकॉज आपको सीखना है। और डॉक्टर अंकित ये भी तो है ना कि जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वो प्रीमियर बने क्यों? क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं रहती तो काम ही नहीं आगे बढ़ता। ठीक है, अब देखिए ये बोलना बहुत लाइक ब्रॉडर टर्म है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट अगर प्रीमियर बने हैं बिकॉज लोग अच्छे थे ऊपर, दोज हू वर रिस्पॉन्सिबल। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के लिए एक पीजी इंटर्न से लेके एक कंसल्टेंट एचओडी तक इज रिस्पॉन्सिबल। एवरीवन इज एक्टिव, इवन सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, इवन द नर्सिंग स्टाफ, आपकी पियोन, आपके जो वार्ड बॉयज हैं, मतलब जो आपके ग्रुप डी स्टाफ, एवरीवन हैज टू बी एक्टिव। बट होता क्या है कि सम पीपल आर देयर, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो मतलब जानबूझ के हु गेट ग्रेटिफिकेशन बेसिकली दूसरे को सता के। तो वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट में वैसे लोग ज्यादा देखे जाते हैं कुछ जगह पे। और ऐसा भी है ना कि पेशेंट का फुटफॉल ही इतना रहता है, काम ही इतना ज्यादा रहता है कि कोई एक व्यक्ति सोचता है कि यार मैं अब इतना एज में पहुंच गया हूँ, इतने टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया हूँ, मैं इतना खटनी क्यों करूँ, सामने वाला ही कर ले। ठीक है, और इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन भी खराब ना हो, पेशेंट भी सेटिस्फाई होकर वापस जाए, तो ये भी एक टॉक्सिसिटी को जन्म देती है। जी, ये भी टॉक्सिसिटी को जन्म देती है, बिकॉज आपका पेशेंट फुटफॉल ज्यादा है तो आपकी कहीं ना कहीं वर्क फोर्स कम हो जा रही है। तो लास्ट में जो फर्स्ट ईयर पीजी है उसके ऊपर सब कुछ क्या कहते हैं, सबका वजन उसको झेलना पड़ता है। तो सारी सब कुछ उसको करना पड़ता है, पेशेंट को प्रिपेयर करना, एडमिट करना, डिस्चार्ज करना, ड्रेसिंग करना एंड एवरीथिंग। उसको इनफैक्ट पेशेंट को ऐसा भी होता है कि शिफ्ट करना ओटी में, ओटी से लेके आना, सब कुछ फर्स्ट ईयर के ऊपर पड़ जाता है। क्योंकि कोई काम नहीं करेगा अगर, तो उसको करना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन का सवाल होता है। तो इंस्टीट्यूट को काइंड ऑफ ग्रेट बनाने के लिए भी फर्स्ट ईयर पीजी का सबसे बड़ा योगदान है, एंड कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी वहां पे जन्म लेती है। तो जिनका भी ये क्वेश्चन है कि टॉक्सिसिटी क्या है, तो वो देखिए सर, वो सब्जेक्टिव है, हर जगह पे आप मिलेगी ही मिलेगी। आपका एपेटाइट कितना है उस टॉक्सिसिटी को झेल पाने का, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं उसका भी क्या एपेटाइट था, वो उस हिसाब से गाइड करेगा। तो मुझे तो ये लगता है कि आप इंस्टीट्यूट लेने से पहले 4-5 लोगों से पूछ ले, अगर आपका मेन क्वेश्चन यही है कि टॉक्सिसिटी वाला, कि वहाँ पे उन्होंने क्या टॉक्सिसिटी झेली, एग्जाम्पल्स के साथ पूछे कि आप उतना चीज़ों को झेल पाएंगे कि नहीं। मेरा तो ये पर्सनल व्यू है। और अच्छा डॉक्टर अंकित, ये मुझे बताइए कि डीएनबी वर्सेस एमएस, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ब्रांच है, और डिप्लोमा वो ऑर्थो में बहुत ही ज्यादा क्रेज है उसका भी लोगों में। प्लीज वर्सेस पे प्रकाश डालिए। थिंग इज कि मैंने डीएनबी ली है, सो मेनी पीपल हैव अ कंसेप्शन कि डीएनबी इज डिप्लोमा, so but DNB is different from diploma. DNB is equivalent to MDMS जो है आज के टाइम में। थिंग इज की DNB is a post graduation degree like MDMS, and डिप्लोमा आपका तो लाइक डिप्लोमा है 2 साल का। सो लोगों का कंसेप्शन ये है कि DNB कहीं ना कहीं इंफीरियर ब्रांच है MS से, बट दैट्स अ रॉन्ग नोशन, बिकॉज आपका DNB is provided by the National Board of Examination जो हमारा नीट PG लेता है, and MDMS is given by the state universities. So आप एंड में देखोगे तो both are accepted equally, and ऊपर से आप कहीं पे जाओगे तो बहुत सारे MDMS कोर्स हैं, those who are मतलब जो स्पेशली नए कॉलेजेस में है या पेरिफेरल कॉलेजेस में जहाँ पे पेशेंट की फुटफॉल कम है, फैकल्टीज नहीं है, तो वहाँ पे लाइक दे आर क्लूलेस, वो PG कर रहे हैं। तो उससे मच बेटर इज DNB इन टॉप टायर 1 सिटी, आपकी कोलकाता में या दिल्ली में, वहाँ पे आप DNB कर रहे हो, या क्या कहते हैं एक रिनाउंड कॉर्पोरेट से कर रहे हो, या किसी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कर रहे हो, सो ऑब्वियसली DNB वहाँ पे बेटर होता है। एंड पीपल का, किसी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम डिप्लोमा ले क्या DNB से, कि हम DNB कॉर्पोरेट में मिल रहा है हमें, उससे बेटर मैं डिप्लोमा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले रहा हूँ। सो ये भी एक रॉन्ग नोशन है, बिकॉज आप डिप्लोमा ले रहे हो, डिप्लोमा कभी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगी। आपको डिप्लोमा लेने के बाद सेकेंडरी DNB करना होगा, दैट इज ऑफ 2 इयर्स, एंड प्लस आप गवर्नमेंट से कहीं से कर रहे हो, दे विल बी रिजर्व बॉन्ड, लाइक कोलकाता में आपका डिप्लोमा के बाद 2 साल का बॉन्ड है।
तो किसी को मान लीजिए अगर ये ऑर्थो करना है, हाँ। सो 2 साल उसने डिप्लोमा किया, देन 2 साल उसने बॉन्ड सर्व किया, देन उसने 2 साल सेकेंडरी डीएनबी किया, इट विल टेक 6 years। लाइक एक एमएस ऑर्थो कोई कर रहा है तो 3 years एमएस ऑर्थो कर रहा है, देन 3 years बॉन्ड है। वेयर इज इन डीएनबी देयर इज नो बॉन्ड। 3 साल आपने डीएनबी किया। एक और एडवांटेज है डीएनबी की ये चीज, सॉरी फॉर कॉल। सो डीएनबी की ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आपका कोई बॉन्ड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है कि ये आपके इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं है पास करना फेल करना। सो ये एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है कि लाइक लोग होते हैं कि एमएस ले लिया किसी ने, एमएस लेके इंस्टीट्यूट में चले गए, देन इफ दे हैव गुड रिलेशन विद देयर फैकल्टीज सो दे कैन पास इजीली, जो डीएनबी में पॉसिबल नहीं है। एंड सेकंड, ये कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी भी एलिमिनेट करता है डीएनबी कोर्स से, बिकॉज आपके प्रोफेसर आपके इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं है आपकी थीसिस, या आपको पास कराना फेल कराना। ये डीएनबी का बहुत प्लस पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं ये टॉक्सिसिटी एलिमिनेट करता है, बिकॉज ये एनबी के हाथ में, आपकी थीसिस आपने लिखी, आपने एनबी को भेजी, एनबी अप्रूव करेगा आपकी थीसिस। एंड सेकंड कि आपका जो एग्जाम हो रहा है दैट इज इन अदर स्टेट, सो उसमें भी आपके इंस्टीट्यूट का, आपके फैकल्टीज का कोई रोल नहीं है। बट सर आप ये भी तो देखिए ना, जैसे कि अगर आप डीएनबी ले रहे हो तो आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह बिहेव करने लग जाते हो। जैसे गवर्नमेंट में क्या होता है कि मतलब आप राजा हो, आपको मालूम होगा कि मतलब यार मैं थोड़ा सा भी पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, मैं 3rd ईयर में आऊंगा तो मुझे छुट्टी मिलेगी, 2nd ईयर में आ जाऊंगा तो। लेकिन ऐसा डीएनबी में मैंने नहीं देखा है। डीएनबी में बेचारे 3 साल उतना ही खटनी करते हैं, और मतलब और पास होने का तो एक अलग सा ही टेंशन रहता है। आप जितना भी बोल दो कि डीएनबी में पासिंग रेट बढ़ रखा हुआ है, लेकिन ये स्ट्रेस तो बोल करके रहेगा ही ना पूरे थ्रू आउट द ईयर। डीएनबी में एक्चुअली इज वेरी नोटोरियस, स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स, आपका पासिंग रेट बहुत कम है। लास्ट 30%, 24%, 34% ऐसे पासिंग रेट है। सो लाइक रुला देते हैं लोग पास करने के लिए, बट आपका अच्छा ये पासिंग रेट इसलिए भी कम है क्योंकि ऑर्थो कंसिडर किया जाता है कि एक एंड ब्रांच है। जी, ऑर्थो कंसिडर किया जाता है, मतलब ये ना आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। आप जो डीएनबीज के साथ हो रहा है कि आप एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से ट्रेनिंग ले रहे हो, आप अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रहे हो, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आपको कहीं ना कहीं हम एमएस वालों से मतलब कहीं पे हम 2 स्टेप पीछे रहते हैं, हम अगर 2 स्टेप आगे हैं तो कहीं पे 2 स्टेप पीछे भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें केसेस की वैरायटी थोड़ी डिफरेंट मिलती है एमएस से। सेकंड इज कि आपको वैसा ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब आपके एकेडमिक्स की कुछ कहीं पे इशू होती है डीएनबी में। एंड थर्ड इज की देयर इज अ लाइक जो एग्जामिनर होते हैं एक लॉबी होती है, मतलब आप एमएस कर रहे हो, डीएनबी कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं जो हमारे एग्जामिनर्स हैं वो एक डिवीजन क्रिएटेड है। एंड फोर्थ इज जो फोरमोस्ट जो एग्जाम जो फेल होने का रीजन है इतना कम पासिंग रेट इज डीएनबी का पेपर बहुत टफ होता है। देयर इज अ होल पेपर ऑन द रीसेंट एडवांसेस, पेपर 4 जो एकदम रीसेंट एडवांसेस हैं। जो आप एक समझ लो, एक आपका ऑस्टियोमाइलाइटिस का क्वेश्चन है, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। सो एक एमएस के एग्जाम में इट विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, आपका 50 मार्क्स का होता है ना लॉन्ग क्वेश्चन, कितने मार्क्स का होता है? ये मुझे एमएस के बारे में नहीं पता हूँ, किसी को पता होगा तो कमेंट कर सकता है। आप लोग का लॉन्ग नहीं, हमारे तो 10 नंबर के 10 नंबर का ही आता है। सो डीएनबी में क्या होगा कि आपके कोई देयर आर 4 पेपर्स इन द एग्जाम एंड 10 क्वेश्चंस है 10 मार्क्स के, एंड देयर इज नो चॉइस। सो एंड ऊपर से आपको एक शीट दी जाएगी जिसमें आपको सीरियल वाइज पेपर मतलब आंसर लिखना है, एंड एक लिमिटेड स्पेस में लिखना है, देयर इज नो एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइडेड। सो आपको उस टाइम फ्रेम में, एंड देयर इज नो सिलेबस, मतलब वो जो रहता है बेसिकली। सो एग्जाम इज ओवरऑल टफ। आप अगर थ्योरी पास करना इज द बिगेस्ट चैलेंज इन डीएनबी, और थ्योरी अगर आप पास नहीं करेंगे तो आप प्रैक्टिकल में भी बैठ नहीं सकते। प्रैक्टिकल भी आप जा रहे हो तो मैं अपने इंस्टीट्यूट का बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो तो दे आस्क एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लाइक आपके वैक्यूटेनर्स लेके, बायोमेडिकल वेस्ट लेके, आप जो डेली आप क्या कहते हैं कौन से वायल में आप ब्लड लोगे, यूरो बैग्स, आपका कल्चर ट्यूब, ये सब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देन दे कम टू द एडवांसेस, जैसे तो एमएस करिकुलम से कहीं एडवांस है आपका डीएनबी का करिकुलम। सो इसलिए आपका पासिंग रेट इज डिफरेंट, एंड आपको अगर आप एक डीएनबी पास करो तो यू हैव अ गुड कमांड ओवर द टॉपिक। आपको एक मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एमएस वालों को मैं डाउन प्ले कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ट्रेनिंग में देयर इज डिफरेंस, बट ओवरऑल बोथ आर सेम इक्विवेलेंट डिग्री। आप लेकिन बात ये भी है ना कि सर आप डीएनबी ले रहे हैं, आपका स्ट्रेस रहेगा, एग्जाम जब तक रहेगा तब तक स्ट्रेस रहेगा, उसके बाद यू आर फ्री। लेकिन जब यहाँ पे जब आपने एग्जाम दे दिया उसके बाद ही आपको बॉन्ड सर्विस देनी पड़ेगी, डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट है, तो वो भी एक अननेसेसरी एक केओस क्रिएट करता है लाइफ में बहुत। जैसे मैंने बताया कि मिडिल क्लास जो फैमिली है, अगर आपको
3 साल आपने एक जगह पे आपने प्रैक्टिस जमाई है, ठीक है, उसके बाद फिर से आपको गवर्नमेंट कहाँ भेज देगी, नहीं भेज देगी, तो वो एक चीज़ कंसिडरेशन में लेना पड़ता है ताकि हमारी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हैम्पर ना हो जाए, ठीक है। और एक डीएनबी का जो प्लस पॉइंट है, द थिंग इज कि आप एक कॉर्पोरेट सेटअप के साथ यू गेट अकस्टम्ड कि हाँ मुझे पेशेंट कैसे आ रहा है कॉर्पोरेट्स में, कैसे अटेंड करना है, कैसे मैनेज करना है। देयर इज फ्यू थिंग्स, आपको मेडिको लीगल एस्पेक्ट बहुत क्लियरली पता चलता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट जो गवर्नमेंट्स में आपको नहीं पता चलता है। एंड आप जो बोलो कि हाँ गवर्नमेंट में हम तो राजा है, हम सब कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट हम एम्प्लॉय की तरह काम करना पड़े, हाँ वो कहीं कहीं पे आपको मतलब है इशू, बट आप क्या कहते हैं, बट इट्स गुड फॉर अस भी है, बैड फॉर अस भी, मतलब नेसेसरी है अब क्योंकि आप जब पास आउट करके निकल रहे हो आपको कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट तो कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज आज के टाइम में पीपल आर गोइंग टू कॉर्पोरेट, तो यू आर अकस्टम्ड विद द कॉर्पोरेट प्रोसेस कि हाँ कैसे थिंग्स वर्क एंड एक पेशेंट के पीछे कैसे कितनी मेहनत लग रही है A to Z, एंड आपको स्किन कंडीशन से लेके सब कुछ का जवाब देना पड़ रहा है पेशेंट को। आपके जो स्कार हो रहा है, स्कार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एवरीथिंग। एंड आजकल पेशेंट्स आर वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग देयर स्किन एंड हेल्थ। एंड द थिंग इज कि आप एक सर्जरी सीख रहे हो या कुछ भी सीख रहे हो तो यू आर लर्निंग इट इन अ वेरी मच कंट्रोल एनवायरनमेंट। आपके ऊपर हमेशा सर्जन है, आपके जो कंसल्टेंट है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द ओटी, दे आर गाइडिंग यू। हो सकता है आपको सर्जिकल हैंड्स ऑन कम मिले, थोड़ा S1 कम मिले, बट यू आर ऑलवेज ऑन S2 असिस्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो यू नो द टेक्निक कि हाँ क्या करने पे मतलब कहाँ पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मुझे क्या चीज़ रोकनी है। बट डीमेरिट जो हो रहा है कि आपका क्या कहते हैं केसेस की वैरायटी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि मेरे इंस्टीट्यूट में आर्थ्रोप्लास्टी, स्कोपी, ट्रॉमाज होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ट्रॉमाज भी होते हैं, बट पीडियाट्रिक्स नहीं मिलता है मुझे। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स इज वेरी लेस। कुछ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर या कुछ टिपिकल फ्रैक्चर्स आ गए, CTEV, तो वो सब वी गेट, बट ओवरऑल पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स नहीं मिलता है। स्पाइन नहीं मिलता है हमें, मतलब स्पाइन उतना टाइम नहीं, मतलब कम केसेस मिलते हैं स्पाइन के। इसके लिए तो आप मतलब फर्दर फेलोशिप ले सकते हो, फेलोशिप ले सकते हैं लोग। मतलब ये आपको, आप वही चीज में मतलब पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर ये सब देख के जाओगे कि मुझे इसमें नेगेटिव देख के जाओगे, मुझे ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, आप देखने जाओगे तो आपको कोई इंस्टीट्यूट में 100% कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। तो इसीलिए आपकी SRship होती है कि आप 3 साल ट्रेनिंग लिए, आपको डिग्री चाहिए, गेट द डिग्री एंड मूव ऑन। अब SRship में कुछ हो सकता है कि आपने कुछ कम सीखा, कुछ ज्यादा सीखा, सो दैट विल बी बैलेंस इन द SRship, बिकॉज एक फ्री आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, यू कैन प्रैक्टिस, बिकॉज 3 years इज द ट्रेनिंग पीरियड, बेसिक ट्रेनिंग। आपको तो ये नहीं कि आपको दुनिया जहान की सब चीजें सीख लेनी है 3 साल में। तो सेकंड चीज है कि जो बॉन्ड वाली बात आती है, अब आजकल के टाइम में क्या हुआ है कि लोग बॉन्ड पे जॉब सिक्योरिटी ले लिए हैं कि 3 साल MS कर लिया, देन हम बॉन्ड जा रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी टाइप की हो गई हमारे लिए, कुछ एक इनकम मिल रही है हमें। बट उसमें एक प्रॉब्लम भी होती है जो है कि जैसे कि असॉल्ट वाले केसेस हो रहे हैं, सो आपके पेरिफेरी में जा रहे हो या कहीं पे गवर्नमेंट सेटअप में कोई भी आके मार के जा सकता है। मेरा तो मानना ये है कि अगर आप किसी भी फील्ड पे रहे, खास करके सर्जिकल फील्ड में, तो जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ से आप रेसिडेंसी कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं हाँ ना करते हुए भी ना आपके कनेक्शन सेटअप होने लग जाते हैं। फिर वो सेटअप छोड़ करके एक नया किसी रिमोट एरिया में जाना मतलब एक फ्रूटफुल मतलब इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मतलब ऐसा बिजनेस हम लोग 30s अप्रोच कर रहे हो। यस, बिकॉज जब अदर ब्रांचेस आर ऑलमोस्ट स्टेबल, जब आपके इंजीनियरिंग या जो CA कर रहे हैं फ्रेंड, MBA वाले फ्रेंड हैव अ जॉब सिक्योरिटी, आप अभी तक बॉन्ड सर्व कर रहे हो, देन आपको एक प्रैक्टिस सर्व करनी है, एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके आप अभी स्टेबल नहीं हो, आप इधर उधर भटक रहे हो, बिकॉज आपको बॉन्ड अभी सर्व करना है, देन आपको एक प्रैक्टिस सेटअप करनी है, आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कैसे करूंगा। एंड सेकंड इसकी MS आप कर ले रहे हो क्लियर, आपको हो सकता है हैंड्स ऑन नहीं मिला, DNB कर रहे हो, आपको हैंड्स ऑन ठीक ठाक नहीं मिला, हो सकता है आपका कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट बहुत टॉक्सिक था, DNB इसको एज अ मैन पावर यूज कर रहा था। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन मेनी DNB हॉस्पिटल। मतलब मेरा हॉस्पिटल इज नॉट लाइक दैट कि हाँ मैन पावर यूज कर रहे हैं, बट देयर आर मेनी हॉस्पिटल जिसमें जस्ट मैन पावर की तरह यूज करते हैं DNB PGTs को कि हाँ रेमोज नहीं है या कुछ भी है, सो उनको यूज कर रहे हैं। सो वो हुआ, आपको हैंड्स ऑन कम मिला, या किसी गवर्नमेंट में था आपको नहीं मिला हैंड्स ऑन उतना, आपके सब SR आपके केस खा लिए मान लो। सो आपको एक आप बॉन्ड में अगर बिजी हो गए, सो व्हेन विल यू लर्न द एक्चुअल स्किल? सो बेटर इज आप एक डिग्री लो, आपको आपकी रैंक पे जो अवेलेबल मिल रहा है, आप इंस्टीट्यूट के नाम पे मत जाओ, आप जाओ क्योंकि हो सकता है कि SMS जयपुर इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, वहाँ की ऑर्थोपेडिक्स इज वेरी टॉक्सिक, तो आप SMS मिला चले जा रहे हो, फिर 2 महीने हो रहे आप
क्या कहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं Second मेरे से thoughts नहीं आ हो रहे रहा, सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, सम इवन डू सुसाइड बिकॉज नहीं बियर कर पाते हैं वो। आप समझ लो, आप नीट पीजी 1 ईयर से आप घर पे थे या जॉब कर रहे थे, तो एक मिनिमल डिमांड थी जॉब में। आप सडनली जा रहे हो एक इंस्टीट्यूट में दैट इज टू नोटोरियस टॉक्सिसिटी के लिए, दिन भर काम कर रहे हो, 2 दिन में एक बार 2 घंटे 4 घंटे सोने को मिल रहा है, हाउ विल यू फंक्शन? So that's why there are so many cases ना टॉक्सिसिटी के या सुसाइड्स के। तो बेटर चूज अ इंस्टीट्यूट बिकॉज आपको डिग्री लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू नीड अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। डिप्लोमा इज नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा सॉल्यूशन नहीं हुआ कि मैं डिप्लोमा ले लिया हैंड्स ऑन मिल जाएगा, बिकॉज अभी पीपल कम नॉट बिकॉज ऑफ योर स्किल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग आते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन आपकी प्रिस्क्रिप्शन पे कितनी लिखी है, कितनी आपकी फॉरेन फेलोशिप पे आपकी डिग्री क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन है कि नहीं, फर्स्ट। सेकेंड, आपकी पॉपुलैरिटी कैसी है। देयर आर मेनी सर्जन्स हु आर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल हु कैन डू एक्सीलेंट सर्जरीज, बट उनका पेशेंट बेस बाहर नहीं है। दे आर कॉर्पोरेट्स में उनसे कम कैपेबिलिटी के लोग हैं, बट दे हैव ह्यूज पेशेंट्स, ह्यूज प्रैक्टिस एंड एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जिसके लिए हम अल्टीमेटली वी आर स्ट्राइविंग। एक फर्स्ट जनरेशन मिडिल क्लास फैमिली से वी हैड अ ड्रीम कि हाँ डॉक्टर बनेंगे और we will be uplifted economically, जो हमारा मेन एम रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो हम लोग somehow थोड़ा सा जल्दी अचीव कर सकते हैं if we take DNB? कर सकते हैं आई थिंक somehow। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो ड्राइवर कैसा है, डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पे। ये नहीं कि आप DNB इंस्टीट्यूट मतलब और गाड़ी कैसी है। हाँ, मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा, यू टेक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग अच्छी होती है। जैसे कोलकाता में आप आ जाओ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज इज गुड, मैं समझ रहा हूँ, SSKM इज गुड, आपका ये मेडिकल कॉलेज या CNMC, दोज आर गुड इंस्टीट्यूट्स। लेकिन इसके बाद दे आर फ्यू गुड कॉर्पोरेट्स, जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूट है कैलकाटा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, RN टैगोर है, देन देयर इज पीयरलेस, इट हैज गुड एकेडमिक्स, मेडिका, तो दे आर गुड इंस्टीट्यूट्स DNB के लिए भी। उसके बाद आप डिप्लोमा चाहे तो डिप्लोमा भी बीच में ले सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पेरीफेरी जाओ, उससे बेटर है आई थिंक आप सिटी में रह रहे हो DNB लेने से हैंड्स ऑन के ऊपर। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आपको अगर चूज करना है कि DNB ले या MS या MD, DNB ले MS MD ले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो बाय, अगर आपकी रैंक समझ लो मिड रैंक करो आप। टॉप रैंकर्स के लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता कि मैंने रेडियो लेनी है, हाँ मैंने गवर्नमेंट में ले लिया, फिर मैंने रेडियो लेनी है, ठीक है मैं प्राइवेट में ले लिया, नहीं तो मैंने DNB ले लिया, तो वो डिफरेंट है। हाँ, DNB रेडियो इज वेरी गुड इन सम ऑफ द कॉर्पोरेट्स, और उल्टे कॉर्पोरेट्स में आपको DNB रेडियो में प्लस पॉइंट ये है कि यू गेट ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स इन अ गुड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। ठीक है, सो आपको अगर चूज करना है अपनी ब्रांच, नॉट फॉर ऑर्थोपेडिक्स, फॉर इन जनरल मैं अगर बोल रहा हूँ, सो टेक MS इन अ गवर्नमेंट सेटअप इन मेन सिटी। अगर पेरिफेरी में भी जा रहे हो, इट शुड बी अ ओल्ड इंस्टीट्यूट या एस्टैब्लिश हो चुका है एंड इट हैज गुड केस लोड, एंड वहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्लांट, सर्जरी कितनी हो रही है, टॉक्सिसिटी कैसी है, वो फर्स्ट। सेकंड है कि आप DNB कंसिडर कर सकते हो इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जैसे कोलकाता में MR बांगुर है, हावड़ा ऑर्थोपेडिक्स है, बट सैडली हावड़ा ऑर्थोपेडिक्स में जनरल सीटें 2-3 सालों से नहीं थी, सो लास्ट ईयर 3rd काउंसलिंग में ओपन हुई है। देन कॉर्पोरेट्स में आप DNB ले सकते हो मेन सिटी में, फ्यू DNBs आर गुड, जैसे कि आप अपोलो जाओ, आई डोंट नो अपोलो में उतना हैंड्स ऑन देते हैं कि नहीं, जैसे कि मेरे इंस्टीट्यूट में ट्रॉमा बहुत आता है, सो ट्रॉमा में अच्छा हैंड्स ऑन मिलता है। थर्ड पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको चूज करना है, सो आप एकेडमिक्स के ऊपर भी देख सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली एकेडमिक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई पढ़ाएगा आके, कि जैसे MBBS में क्लासेस होती थी, आपको खुद से ही पढ़ना है, खुद से ही एसेस करना है स्किल्स, जितना होता है कि डिस्कशन होगा उस बेसिस पे, आप पढ़ के आओ, कंसल्टेंट डिस्कशन करो, ये मत समझो कि आपको कोई पकड़ के A से पकड़ के पढ़ाना शुरू करेगा A to Z। आपको खुद से पढ़ना है, क्लिनिकल आइडियाज लेने हैं, यू हैविंग सम प्रॉब्लम एंड डिस्कस विद द कंसल्टेंट, चलते फिरते कोई डिस्कशन नहीं। तो जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में क्लासेस होती है हमारी कि वी आर गिवन अ टॉपिक और कोई केस लेके वी हैव टू मेक अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में होती है, वी हैव टू प्रेजेंट। बाकी जो को PGs हैं, मतलब यहाँ पे भी एग्जाम वाली फीलिंग है, एग्जाम वाली फीलिंग, मतलब हमें पढ़ाना है कंसल्टेंट्स को कि और में रेक्टिफाई करेंगे। सो ये कहीं ना कहीं आपकी कैरियर ग्रोथ, मतलब आपकी कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है कि आप 10 लोग के सामने बोल पा रहे हो, तो कल कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में यू विल बी एड्रेसिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एंड ये ट्रेनिंग होती है। मेरे जैसे लोगों को तो इस चीज से डर ही लगता है। क्या बोल रहे हो, आपके जैसे लोगों को डर लगता है? आप मतलब
लाइक यू आर वेरी अकस्टम्ड ये सब चीज़ों के लिए। अच्छा डॉक्टर अंकित, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, हम लोग इसका चाहेंगे तो सेकंड पार्ट में निकाल सकते हैं। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स पे लिख दे, ताकि मैं वापस से आपको बुला सकूँ। लेकिन बस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन बस एक चीज़ मुझे आप बता दो, डू यू रिग्रेट taking orthopedics and taking DNB orthopedics as a career option? मैं एक बहुत दिल की बात बोलूँगा कि मैंने जब ये DNB ऑर्थो लिया था, सो आई माई सेल्फ वॉज वेरी स्केप्टिकल कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ DNB ऑर्थो लेना, बिकॉज यूट्यूब पे कुछ या नेट पे कहीं पे मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिलती कि क्या DNB लेना अच्छा है कि नहीं। डॉक्टर मेहता का वीडियो था एक, हाँ डॉक्टर तुषार मेहता का था, डैम्स के जो फैकल्टी हैं, सो बस उसी के ऊपर मैं जस्ट ले लिया हूँ। लेकिन अगर वो भी वीडियो अगर आप अभी देखोगे ना, तो मुझे वो लगता है कि काफी वो रेलेवेंट नहीं है। सर ने काफी ऊपर से मतलब अपने टाइम के हिसाब से सही बताया था, लेकिन सुपरफिशियल बताया था। मतलब एक शॉफर स्टेटमेंट होता है जो हर किसी पे ही वैलिड नहीं हो सकते। सो मैंने जो अभी तक की मेरी जर्नी एज अ DNB PG इन माय ओन इंस्टीट्यूट, तो जब मैं ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ऊपर से एक कॉर्पोरेट सेटअप में मैं चला गया था जहाँ पे एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। सो इनिशियल तो कुछ महीनों में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। देन धीरे धीरे आई गॉट अकस्टम्ड, सो वर्किंग स्ट्रक्चर मुझे समझ में आया। सो मुझे कुछ चीज़ें जो टॉक्सिक लग रही थी धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, वो टॉक्सिक नहीं है, दोज आर नेसेसरी थिंग्स जो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सो मैंने अपने आप को चेंज किया, अपने वर्क बैलेंस को चेंज किया। सो नाउ आई एडजस्टेड एंड मुझे फील होता है कि मैंने कुछ गलत डिसीजन नहीं लिया है। हाँ कहीं कहीं पे मुझे कुछ सेटबैक्स मिलेंगे शायद, जो MS काउंटर पार्ट है उनसे, कि कुछ केस लोड थोड़े कम मिले, या क्या कहते हैं थोड़ा एकेडमिक से इधर कुछ इशू हो सकती है मे बी। लेकिन मुझे प्लस पॉइंट है कि मुझे कोई बॉन्ड नहीं करना है फर्स्ट। सेकंड, मैं एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ। मुझे असॉल्ट की चिंता नहीं रहती। मुझे जो डर रहता है वो लिटिगेशन का रहता है यहाँ पे अलग ही है। लेकिन वो भी मैं एक चीज सीख रहा हूँ जो मेरे लाइफ टाइम मुझे हेल्प करेगी, कि हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम मेडिको लीगल केसेस। यस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट। सेकंड है कि मैं जो टेक्निक सीख रहा हूँ, जो मैं वे ऑफ ट्रीटमेंट सीख रहा हूँ, दैट इज लाइक लाइन टू लाइन कैम्बल से या कुछ एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से यूज होती है। अच्छा। तो ये मेरा प्लस, ये 2-3 चीजें प्लस पॉइंट है मेरी। सो लाइक आई डोंट रिग्रेट। इज देयर एनी ऐप जिससे हम लोग बैठ करके पढ़ाई करके पास हो सके लास्ट टाइम? मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि कोई जैसे सीनियर्स के मतलब कोई चौथा वोथा मिल गया या फिर नोट्स मिल गया, ऐसा कुछ है क्या पास होने के लिए? ऑर्थोपेडिक्स में वैसा तो DNB के लिए तो नहीं है। जो है अभी हम लोग का कि कुछ सीनियर्स हैं हमारी फ्रेटर्निटी के, जिन्होंने DNB ऑर्थो ओवरऑल ऑर्थो PGs का एक ग्रुप बनाया, एंड फ्यू फैकल्टीज हु आर वेरी सपोर्टिव। So what they have done कि they have compiled last year's के question papers and all, and few apps like Conceptual Orthopedics है, Target Ortho है, अभी नए आया मार्केट में। So people are taking their subscription पढ़ने के लिए, बट वो एग्जाम पासिंग ऐप नहीं है, वो आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। एग्जाम में अल्टीमेटली आपको अपने लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, बट हेल्प करने के लिए there are many apps। अभी जो मार्केट है लाइक एप्स आ रहे हैं, आपको कुछ एप्स मिलेंगे जिसमें सर्जिकल अप्रोचेज हो गया, एवरीथिंग इज देयर। सो बाकी मतलब आप जब आओगे तो देन सीनियर का तो सपोर्ट रहता ही है, बाकी सब चीजें। थैंक यू डॉक्टर अंकित, दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल इनसाइट, और हेल्पफुल तो होगा ही। वीडियो काफी लंबा हो गया, बट मैंने देखा है कि अगर आप किसी से भी अगर आप बात भी करोगे ना सीनियर से, तो आधे घंटे का तो बनता ही है। और यहाँ पे जो भी सारी बातें करी हैं एकदम ही हमने रॉ बातें करी हैं, कोई भी हमने कोई मक्खन वक्खन लगा करके या फिर अननेसेसरी इधर उधर की बातें नहीं करी हैं। तो और भी बहुत सारी बातें थी बोलने के लिए, बट टाइम काफी कम है। हो सकता है कि अगर सबको मतलब मेरे व्यूज अच्छे लगे, बिकॉज बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी मैंने बोले हैं। मेनी पीपल वोंट इवन एग्री विथ माय पॉइंट्स, या जो मेरे सेम बैच के सीनियर्स है, मे बी दे माइट वोंट एग्री। दिस इज माय पर्सनल टेक एक्चुअली। सो अगर ठीक लगे तो मे बी वी कैन डू अ सेकंड पार्ट। अगर किसी को कुछ क्वेरीज हैं, किसी को कुछ डाउट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप प्लीज एक बार लिखिएगा, तो मैं डॉक्टर अंकित को भी बुलाऊंगा। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के बारे में और भी किसी ब्रांच के बारे में भी चाहिए ऐसा कोई वीडियो, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे लोग हैं जो कि मैंने बताया ना, मेरा जोन ही यही है कि मैं ऐसे लोगों को ही बुलाता हूँ जो कि चिकनी चिपड़ी बातें नहीं करते।
ठीक है, जो ग्राउंड रियलिटी के जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं वही उन्हीं को मैं बुलाता हूँ, और वो एकदम सही, एकदम जमीन से जुड़ी हुई बातें ही करते हैं। ठीक है, जो मैंने 3 क्राइटेरिया आपको शुरुआती वीडियोस में बता दिए थे, तो उनके लिए तो एकदम ही सटीक बैठता है। तो अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अपना इस वीडियो को अपना प्यार जरूर जताइए, ठीक है, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और कमेंट करके ये मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट या डॉक्टर अंकित से क्या सवाल है आपके, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। चलिए अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।